नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी। रात के 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं खबर कट टू कट के साथ। सबसे पहली वीडियो रिपोर्ट में आज आपको दिखाते हैं पटना की सड़कों पर हुआ वो बवाल जिसमें एक तरफ थी पब्लिक तो दूसरी तरफ था पुलिस या डंडा। पटना की सड़कों पर एसटीईटी कर्मचारी पहुंचे तो थे नौकरी मांगने, लेकिन बदले में उन्हें मिली पुलिस की लाठी। पटना की सड़कों पर कैसे हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, सबसे पहले हमारी वीडियो रिपोर्ट में आप ये देखिए। कोई चिल्लाया बाप रे बाप, तो किसी ने जोड़े हाथ। जिसने मांगी नौकरी उसी पर पड़ी लात। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की गवाह बनी पटना की सड़कें और दनादन डंडाबाजी की इस कहानी की शुरुआत होती है नारेबाजी के साथ। दरअसल पटना में एसटीईटी अभ्यर्थी परमानेंट नौकरी की मांग करने पहुंचे थे। प्रदर्शन आगे बढ़ते बढ़ते सरकार विरोधी नारेबाजी में बदल गए। बस यही वो ट्रिगर था जब अचानक एक्शन में आ गई पटना पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स। अचानक से हाथों में लाठियां लिए जवान मोर्चे पर आ डटे और नॉन स्टॉप लाठियों की बरसात शुरू कर दी। सड़क पर मानो कोहराम मच गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का डंडा देखा तो क्रांति की आवाज उड़नछू हो गई। कोई सड़क पर भागता नजर आया तो किसी ने फुटपाथ पर ही रेस लगा दी। इतना हो हल्ला था कि कुछ जगह तो प्रदर्शनकारी ही एक दूसरे के ऊपर गिर गए। लेकिन जब खाकी एक्शन में आ जाए तो फिर कहां रुकती है। कितना भी भाग लो, कितना ही बचा लो, एक ना एक लाठी तो जिस्म पर चिपकना पक्का है। और हुआ भी यही। जब मैराथन मारपीट का यह सिलसिला थमा तो कोई लंगड़ा कर चलता नजर आया तो कोई अपनी चोटों को सहलाता दिखा। सड़क से शुरू हुआ यह बवाल अब सियासत तक पहुंच चुका है। नीतीश सरकार को विपक्ष ने टारगेट पर ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं को मुद्दा तो दे दिया है, लेकिन शरीर पर जो सूजन पड़ी है उस पर मरहम लगाने शायद ही कोई आए। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा कैसे नौकरी मांगने पर मिली लाठियां। और अब हमारी पहले सुपर स्पेशल की बात करते हैं जिसमें न्यूज नेशन आपके सामने डिकोड करेगा जम्मू में एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक का लाहौर से क्या रिश्ता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों और किस तरह आतंकियों ने जम्मू के एयरबेस को ड्रोन अटैक के जरिए टारगेट किया। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कैसे इंडिया ने ड्रोन के आतंक के खतरे को पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया और उसके बचाव के लिए क्या है हमारी तैयारी। सबसे पहले लाहौर कनेक्शन की ये रिपोर्ट देखिए। 23 जून 2021 लाहौर के जौहर टाउन इलाके में हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका। 27 जून 2021 जम्मू के एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से ब्लास्ट। 4 दिन के अंदर इन दो धमाकों के गुबार से निकल आया है ड्रोन टेरर का हाफिज कनेक्शन। जम्मू एयरफोर्स बेस पर ड्रोन के जरिए किए गए 2 ब्लास्ट की तफ्तीश के दौरान एक बड़ा एंगल ये भी सामने आया है कि इस अटैक को लश्कर ने हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके के जवाब में अंजाम दिया है। इस इन्वेस्टिगेशन थ्योरी के पीछे की संभावित वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कुछ ऐसे फैक्ट जिनकी जानकारी एजेंसियों से न्यूज नेशन को मिली। हमले में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ। कश्मीर में इस किस्म का विस्फोटक आतंकियों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ही मिल सकता है। हमले में इस्तेमाल किया गया ड्रोन सरहद पार से ऑपरेट किया जा रहा था, यानी आतंकी पाकिस्तान के कंट्रोल वाले इलाकों में छिपे थे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है, तो मुमकिन है रेकी ना करके गूगल अर्थ के जरिए एयरफोर्स स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स को टारगेट किया गया हो। तीनों जानकारियों का सार यही है कि इस ड्रोन अटैक के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ है। लेकिन आखिर जौहर टाउन ब्लास्ट से इस वारदात का क्या कनेक्शन? पाकिस्तानी पंजाब के सीएम कबूल चुके हैं कि इस वारदात में तहरीके तालिबान का हाथ था। इस बाबत टीटीपी के एक आतंकी समेत 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो क्या जम्मू अटैक को हाफिज का बदला बताकर पाकिस्तानी एजेंसियां लाहौर ब्लास्ट से बेवजह इंडिया का कनेक्शन जोड़ना चाहती हैं? क्या एफएटीएफ में चोट खा चुका पाकिस्तान अब हाफिज पर हमले को बिनाह बनाकर भारत को बदनाम करना चाहता है? यही सवाल है पाकिस्तान का काला सच।
एयरबेस पर अटैक के बाद भी कालूचक, रत्नुचक, सुंजवान में भी ऐसे ही ड्रोन देखे जा चुके हैं। यानी पाकिस्तान अब ड्रोन टेरर फैलाने के फिराक में है और हाफिज के बदले को वो एक कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। एक सवाल बार बार जहन में आता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि ड्रोन एयरबेस के नजदीक तक पहुंच गया, विस्फोटक लॉन्च किए गए और वापस भागने में भी कामयाब हो गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि ये छोटे ड्रोन्स यानी क्वाडकॉप्टर जो हैं वो काम कैसे करते हैं और क्यों भारत ने कहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कि ये दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं। अधिकतर क्वाडकॉप्टर्स 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, यानी जमीन से कुछ ही ऊपर। बाजार में मौजूद हाई क्वालिटी छोटे ड्रोन अपने साथ तकरीबन 2.5 किलो वजन लेकर उड़ सकते हैं। इन ड्रोन्स का बैटरी बैकअप 1 से 1.5 घंटे तक का हो सकता है और इनका ट्रांसमिशन डिस्टेंस 15 से 20 किलोमीटर तक का हो सकता है। अगर किसी मिलिट्री रेडार की बात करें तो ये रेडार अधिकतर 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री के एरिया में उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अधिकतर इनकी अप्रोच ऊंचाई पर होती है ताकि विमान या हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट किया जा सके, यानी कि छोटे जो ये ड्रोन्स होते हैं ये इसके डिटेक्शन एरिया में नहीं होते हैं और छोटे क्वाडकॉप्टर इसी का फायदा उठाते हैं जो रेडार की रेंज के नीचे से उड़ते हैं, इसकी पकड़ में नहीं आते हैं और किसी भी सेना के बेस को या महत्वपूर्ण जगह को निशाना बना सकते हैं, जो कि चिंता का सबब है। आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर आपका ध्यान दिखाते हैं। जो धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक मोहम्मद उमर गौतम के धर्म परिवर्तन के अड्डे और उसके शिकारों का खुलासा हुआ था और अब यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन के रैकेट की फंडिंग और उस गैंग से जुड़े हुए कुछ काले किरदारों को बेनकाब किया। कुछ ऐसे चेहरे भी बेनकाब हुए जो सिस्टम का हिस्सा थे। कौन थे वो लोग जिनके हाथों में था मोहम्मद उमर गौतम का कंट्रोल और कैसे धर्मांतरण के खेल का कोड हुआ डिकोड। धर्म परिवर्तन गैंग के सरगना मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर की जुबान से धोखे से धर्म परिवर्तन के इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हुआ और खुलासे से पता चला कि इस गैंग के तार मिडिल ईस्ट में रियाद, कतर, दुबई और अबू धाबी तक जुड़े हुए थे। यूपी एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 11 सालों से इस धर्म परिवर्तन गैंग को विदेशों से फंडिंग की जा रही थी। इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,83,910 रुपये खाते में आए हैं और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। धर्म परिवर्तन के काले इंटरनेशनल किरदार हिंदुस्तान का भगोड़ा कट्टरपंथी धर्म प्रचारक जाकिर नाइक और इसी का चेला बिलाल फिलिप, यही थे वो दो काले चेहरे जिनके हाथों में मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर के तार थे। अभियुक्त उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर एक कनाडियन नागरिक बिलाल फिलिप की इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो कि दोहा कतर में है की परीक्षा हेतु ऑफिशियल केंद्र भी है। यह बिलाल फिलिप एक हाईली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। आईएसआई के जरिए खाड़ी देशों से फंडिंग और धर्म परिवर्तन गैंग का फिलीपींस कनेक्शन, ये खुलासे कुछ संगीन सवाल खड़े करते हैं। क्या मोहम्मद उमर गौतम किसी इंटरनेशनल धर्म परिवर्तन रैकेट का मोहरा है? क्या काजी जहांगीर के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? और अगर हाँ, तो इस तरह भारत में हिंदुओं को धोखे से मुसलमान बनाने का मकसद क्या है? क्या इस साजिश का टारगेट भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ाना है या फिर मुसलमान बनाकर कट्टरपंथ के जरिए आतंक की नई पौध खड़ा करना इस गैंग का इरादा है? धोखे के धर्म परिवर्तन केस में रोजाना होते खुलासे किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इस गैंग की पैठ सरकारी महकमों तक थी, जो दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के इंटरप्रेटर इरफान की गिरफ्तारी से साबित हो गया। इस गैंग ने कन्वर्टेड लोगों का स्लीपर सेल की तरह धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया, जो मन्नू यादव और राहुल भोला की गिरफ्तारी से साबित हो गया। एटीएस भी मान रही है कि अब तक जांच में सिर्फ इस धर्म परिवर्तन गैंग के शुरुआती तार ही खुले हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
धर्मांतरण गैंग के खिलाफ एटीएस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये गैंग अपनी जिहादी मानसिकता को अमली जामा पहनाने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जिससे ये अपने मकसद में कामयाब हो सके और इस पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी ना पड़े। लेकिन इस गैंग के कोड वर्ड को एटीएस ने डिकोड कर दिया है। इसमें पहला कोड वर्ड था मुत्तकी। इस कोड वर्ड का इस्तेमाल बच्चों के साथ बातचीत में होता था। दूसरा कोड वर्ड है रहमत, जो विदेश से आने वाली फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा कोड वर्ड है अल्लाह के बंदे। इस कोड वर्ड के जरिए सोशल मीडिया पर मूक बधिरों के लिए कंटेंट तैयार किया होता था। चौथा कोड वर्ड है रिवर्ट टू बैक इस्लाम। ये कोड धर्म परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता था। पांचवा कोड वर्ड है सलात, जिसका इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जाता था कि किसे कब नमाज पढ़ाई जानी है। छठा कोड वर्ड था मोबाइल नंबर, जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए लाए गए शख्स की आईडी की तरह से उस नंबर को इस्तेमाल होता था। सातवां कोड वर्ड है कौम का कलंक, जिसको डिकोड किया जाना अभी बाकी है। और असम में तेजी से बढ़ती मुसलमानों की आबादी वहां के मुख्यमंत्री साहब के लिए चिंता का सबब बन रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद कहा। इसीलिए असम की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आबादी और मुस्लिमों की तरक्की का एक फॉर्मूला भी निकाल दिया। कैसे मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को रोकने का दावा कर रहे हैं सीएम साहब और क्या है उनका फॉर्मूला, यह खुद देखिए, समझिए। % की रेट से बढ़ रहे हैं मुसलमान। ये है वो दावा जो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया और दावे के साथ ही एक बार फिर बहस शुरू हो गई। क्यों और कैसे असम में मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी? सबसे पहले सुनिए असम के मुख्यमंत्री ने आखिर कहा क्या। जब हम आंकड़ों की तह में जाते हैं तो ये पाते हैं कि मुस्लिम आबादी 29% की दर से बढ़ रही है, जबकि हिंदू आबादी 10% की दर से बढ़ रही है। राज्य में मुसलमानों की इसी बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने का फॉर्मूला भी सीएम साहब ने बयां किया। इस फॉर्मूले के मुताबिक सरकार पहले मुस्लिम तबके की गरीबी दूर करेगी और फिर मुसलमानों के अंदर शिक्षा के स्तर में इजाफा करेगी। They have openly welcomed that yes, Muslim population in Assam needs population control measures or they need to control population. I am meeting lot of Muslim intellectual in the month of July. And I am sure that they are going to support state government policy because this is the only way through which we can eradicate poverty and illiteracy from the Muslim minorities of Assam. पहले आंकड़ा और फिर फॉर्मूला, आखिर क्यों? क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी राज्य में वोट बैंक का समीकरण बदल रही है? सियासी गुणागणित की बात करें तो असम में 34.22% मुस्लिम आबादी है। राज्य में कुल 126 विधानसभा सीट हैं, जहां 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी का दबदबा है। मुसलमानों को लेकर सरकार की इस कवायद के जरिए क्या मुख्यमंत्री ने अवैध घुसपैठियों पर लगाम कसने की कोशिश की है? असम में अवैध घुसपैठिए सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं। यूपी एटीएस ने खुलासा भी किया है कि धर्मांतरण का जो खेल यूपी में खेला जा रहा है, उसके तार भी असम की संदिग्ध संस्था मरकज उल मारिफ से भी जुड़े हैं। सवाल बहुत हैं और जवाब तभी सामने आएगा जब हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी इस कवायद की असली वजह का खुलासा करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो किसी को इसमें राजनीति या कुछ खामियां नजर आए, लेकिन फिलहाल अगर बात करें, देश की बढ़ती आबादी अपने आप में एक चिंता का सबब बनी हुई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी भी धर्म से परे है और इस वक्त देश की जरूरत भी बनता जा रहा है। बढ़ती आबादी तरक्की के रास्ते में रोड़ा है और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलग अलग तरह के किस्म की स्कीम चला रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब भुखमरी और बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रदेशवासियों पर जनसंख्या नियंत्रण के कानून का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में जुट गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसके चलते राज्य में 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों पर कानून लागू होने के बाद कुछ सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से हाथ धोना पड़ेगा, ताकि लोग शायद इस वजह से जागरूक हों या बाध्य हों। राज्य विधि आयोग ने कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। असम में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, तो वहीं कानून और भी प्रभावी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा सकता है। साथ ही कर्ज माफी, सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिलेगा, ऐसी भी कवायदे हैं। नया नियम चाय बागान श्रमिकों, SC ST पर लागू अभी नहीं होगा, जबकि बिहार की 2 चाइल्ड पॉलिसी नगर पालिका चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देती, तो उत्तराखंड में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नगर पालिका चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। तो गुजरात में भी 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है।
अगर आगे बढ़े मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकारी नौकरियों और जुडिशियल सेवाओं में टू चाइल्ड पॉलिसी जो है वो लागू है। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर की मनमानी के चलते अब उसके खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन अब एक्शन सिर्फ नीली चिड़िया तक सीमित नहीं रहा है। संसद की स्थायी समिति ने गूगल और फेसबुक को भी हाजिर किया। आपको दिखाते हैं क्यों पेश हुए फेसबुक और गूगल जैसे इंटरनेट जायंट और क्या है वो गोलमाल जो ये सोशल मीडिया जायंट पर्दे के पीछे से चलाते हैं, और क्यों ये हिंदुस्तान में व्यापार करते हैं लेकिन यहां के नियम कायदे मानने के लिए राजी नहीं होते हैं। यही था वो आरोप जिसके चलते इंटरनेट और सोशल मीडिया के तुर्रम खां माने जाने वाले गूगल और फेसबुक को संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक फेसबुक और गूगल के जरिए ऐसी खबरें फैली जो सच की कसौटी पर खरी नहीं उतरी, और इसी का नतीजा है कि आज ये भारतीय कानून को जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आखिर फेसबुक जैसी कंपनियां किस तरह आपकी जानकारी हासिल करती है और उससे लाखों करोड़ों कमाती है। ये सबको मालूम है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों एक ही कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। अब जरा देखिए, भारत के कानूनों को कबूलने में नानुकुर करने वाली कंपनियां पर्दे के पीछे क्या खेल चलाती हैं। क्या आप जानते हैं कि आप रजिस्टर व्हाट्सएप पे करते हैं लेकिन आपका नंबर फेसबुक पर शेयर हो जाता है। व्हाट्सएप के जरिए आप कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपकी शॉपिंग की जानकारी भी फेसबुक के साथ साझा की जाती है। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के जरिए आप जिन लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं उनका डेटा भी फेसबुक से साझा किया जाता है। इतना ही नहीं, आपके मोबाइल का IP एड्रेस, मोबाइल लोकेशन की जानकारी भी फेसबुक को दी जाती है। यानी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट हो या नहीं, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो भी आपकी जानकारी का इस्तेमाल फेसबुक करता है और इसी जानकारी के आधार पर फेसबुक एड से पैसा कमाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के भारत में 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। जरा सोचिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश से कितना कमाते हैं। बावजूद इसके देश का कानून मानने के नाम पर ये कन्नी काट जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो किस तरह से ये तमाम जायंट जो हैं हिंदुस्तान के साथ भेदभाव वाली नीति अपनाते हैं, ये भी आपको बता दें कि किस तरह से व्हाट्सएप यूरोपीय देशों के यूजर्स को इजाजत देता है कि वो अपना निजी डेटा प्लेटफॉर्म के साथ साझा करें या ना करें, लेकिन ये व्यवस्था भारतीयों के लिए नहीं है। उन्हें अपना डेटा साझा ही करना होगा। यूरोपीय देशों के यूजर्स चाहें तो व्हाट्सएप पर उनका डेटा फेसबुक के साथ साझा नहीं होगा, लेकिन भारत में यह आज़ादी नहीं है। यानी व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक पर जाएगा ही जाएगा। यानी कि विदेशों के लिए नियम अलग, हमारे लिए नियम अलग। और अब बच्चों के लिए गुड न्यूज की बात करते हैं जो मुंबई में हुए सीरो सर्वे से सामने आई है। 50% बच्चे ऑलरेडी संक्रमित हैं, तो क्या तीसरी लहर से यही एंटीबॉडीज बचाएंगी? सीरो सर्वे में बड़ा खुलासा, 50% बच्चों में मिली एंटीबॉडी। बच्चों के भीतर बना रक्षा कवच, तीसरी लहर का खतरा होगा कम। हिंदुस्तान में डेल्टा प्लस की दस्तक के बाद तीसरी लहर और बच्चों को खतरे की आशंका सिर उठाने लगी थी। लेकिन तीसरी लहर से पहले मुंबई में बच्चों को लेकर सीरो सर्वे ने जो खुलासा किया वो इस खतरे से राहत देता है। बीएमसी ने 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 के बीच ये सर्वे किया। इस सर्वे में 18 साल से कम उम्र के 2176 बच्चों को शामिल किया गया था, जिसमें सामने आया कि मुंबई में 51.18% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। सर्वे के मुताबिक 10 से 14 साल के 53.43% बच्चे संक्रमित हुए, यानी जिन बच्चों में एंटीबॉडी मिली वो कभी न कभी कोरोना से संक्रमित हुए थे और वो कोरोना से ठीक हो गए। तो तीसरी लहर में बच्चों के लिए गुड न्यूज है। और इसी के साथ आज खबर का टुकट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।